मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया था कि कहने को तो वो शादी वाले दिन थे, लेकिन उस दिन मैं खुश होने के बजाय डरी सहमी सी बेड के कोने में बैठी थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे अपने बस में कर लिया हो। और तभी मेरे दरवाजे पर आहट हुई थी। मैंने डर के मारे अपने हाथ पैर समेट लिए थे कि ना जाने अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाजा खुला और वह इंसान बेहोशी के हालत में मेरे कमरे में आया था। बड़ी जोर से उसने दरवाज़ा बंद किया था। जैसे जैसे उसके कदम डगमगाते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। वह नशे में चूर आंखों के साथ बेड पर बैठा था। मैं सहम कर बिल्कुल बेड के कोने में जाकर बैठ गई थी। वह कहने लगा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीत रिवाज कानून याद आते थे ना? मुझे देखकर देख लो, अब हर तरीके से मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। यह मत समझना कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। यह सब कुछ मैं आज ही तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर मैं घबराने लगी थी। उस समय मैं बिल्कुल परेशान थी। मेरी उम्र अभी 16 साल थी और मैं 11वीं क्लास की छात्रा थी। एक दिन स्कूल से घर जा रही थी कि अचानक से मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते ही किसी ने मेरे हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया था। मैं डगमगाकर गाड़ी से गिरी थी और किसी ने मुझे अंदर खींचकर गाड़ी के अंदर कर लिया और दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मेरे चेहरे पर एक रुमाल रख दिया गया और मैं होश की दुनिया से बेहोशी की दुनिया में जा चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, रोने लगी और दरवाज़ा पीटने लगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मेरी बात सुनने वाला जैसे वहाँ कोई ही नहीं था। रोते रोते मैं परेशान हो चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था और अब दर्द भी करने लगा था। जहाँ मुझे शिफ्ट किया गया था वहाँ पे कमरा बंद था। न वहाँ खिड़की थी, न कोई रोशनदान थी कि मैं अंदाज़ा लगा सकती कि बाहर दिन है या रात। मैं हर चीज़ से बेखबर थी। लगभग 8 घंटे बाद दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। मैं सांस लेना भी भूल गई। उसके साथ 2-3 मर्द और भी थे। उन्हें देखकर मेरा दिल यूं हो गया था कि धड़कना भूल गया था। मुझे लगा कि वो इंसान मुझे शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ लाया है, मेरी इज्जत को बर्बाद करेगा। लेकिन वह तो मुझे जिंदगी भर की ही सजा देना चाहता था। वह कहने लगा, आधे घंटे बाद पंडित जी आएंगे। मैंने शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं, तो फिर पहले इन शादी के कागज पर साइन कर दो, बिना किसी इनकार के। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। यह कहने के बाद वह एक वकील को मेरे पास लेकर आया था और कुछ पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिए। वह वकील भी शायद उसका खरीदा हुआ वकील था। वकील ने मेरे तरफ पेपर किया और मुझसे साइन ले लिए। मैं भी मजबूर थी, अगर मैं साइन ना भी करती तब भी वो अपनी मनमानी करके करवा लेता। इतना तो मैं उसे अच्छे से जानती ही थी। वह उन दोनों मर्दों को बाहर ले गया और मैं रोने लगी। मुझे हर हाल में अपने घर वापस जाना था। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार करती तो वह भी अंजाम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी किसी भी बात से इनकार नहीं करूँगी। वह मुझसे शादी करना चाहता है, कानूनी तरीके से भी और हमारे अपनी रीति रिवाज के अनुसार भी। तो मैं चुपचाप पेपरों पर साइन कर दिए थे और मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ शादी के साथ फेरे भी ले लूँगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उस दरिंदे इंसान से बचना है तो वह जैसा भी कहता है वैसा मैं करती जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब शादी करने के बाद वह मुझे मेरे घर भेज देगा तो मैं अदालत के जरिए उससे तलाक ले लूँगी। लेकिन इस जैसे शैतान इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी और मैं उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। मैं अपनी गलतफहमी के चलते दिल ही दिल में खुश हो रही थी
कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊंगी। इसलिए मैं उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। जैसे ही पंडित जी आए और वह मुझे बुलाने आया, तो मैं बिना किसी इनकार के उसके साथ चल दी। मैंने कोई भी ना नुक्कर नहीं की, खामोशी के साथ उसके साथ शादी कर ली। थोड़ी ही देर बाद सब लोग चले गए थे, लेकिन वह मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया था। मुझे लगा अभी थोड़ी देर बाद वह आएगा तो मैं उसे कहूँगी कि मुझे घर छोड़ दे। दुनिया के सामने मुझे इज्जत से अपनाने आना। मैं कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आऊँगी। लेकिन वह इंसान तो जैसे शादी करने के बाद भूल ही गया था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल रुकता जा रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई, कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी कि जो तुम चाहते थे मैंने तो कर दिया। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी तो कर ही ली है, लेकिन विदाई इज्जत से दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी। मुझे बदनाम मत करो। लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी। काफी देर में दरवाजा पीटती रही, रोती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी छाया था। कोई भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर मैं दोबारा वहीं बेड पर बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी थी। अब मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर बेजान सा होने लगा था। पानी का एक घूंट तक मुझे नहीं मिला था। जितना समय गुजर चुका था, मेरे हिसाब से रात काफी हो चुकी थी। मैं डरी सहमी सी आने वाले समय का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनी थी। जब वह इंसान कमरे में आया था तो मैं डर के सिमट गई थी। वह मुझे मेरी वह बात याद दिलाने लगा जिसके बदले के तौर पर उसने मुझसे शादी की थी। मेरा नाम उमा है। मैं एक छोटे से गांव की गरीबी से जूझती हुई नशेड़ी बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा बाप नशा करके आता तो मेरी माँ को मारता पीटता है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ मुझे किसी के घर नहीं जाने देती थी। और तो और, जब मेरा बाप नशा करके घर आता था तो उसके पास भी नहीं जाने देती थी। मेरी माँ कहती थी कि तेरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहा करो, क्योंकि इन नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता। इन्हें तो रिश्तों का भी कोई लिहाज नहीं रहता। मैं भी अपनी माँ की बात मानती थी। और हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी अपनी माँ पर अपनी जान छिड़कती थी। हम दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। घर के खर्चे से बचा बचा कर मेरी माँ ने मेरा एक स्कूल में दाखिला करवा दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि मेरे बाप ने मना किया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लेकिन मेरी जुनून को देखते हुए मेरी माँ नहीं मानी थी। एक बार मेरे बाप की नशा करने के से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वही सड़क पर बेहोश हो गया था। तो यही लड़का विकास दो लड़कों के साथ मेरे बाप को घर लेकर आया था और वह एक मनहूस पल था कि दरवाज़ा मैंने खोला था। यह तीनों भी नशे में थे, लेकिन मेरे बाप नशे से बेहोश हो चुके थे। यूं अजनबियों के साथ मैंने जब अपने पापा को अपने उसके कंधे पर हाथ डाले हुए देखा तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरी चीख सुनकर बाहर आ गई थी। अजनबी और नशे में धुत लोगों को देखकर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा था और मुझे डांटने लगी कि तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यही हाल होना था। इतना परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना वह नशा करता है, देख लेना, एक दिन किसी न किसी की अड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह पल मेरे लिए कितनी मुसीबत खड़ा कर देगा। आज मैं आंसू बहाते हुए उस पल को कोस रही थी जब मैंने दरवाज़ा खोला था। उस लड़के ने तो मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी थी। मैं जब भी स्कूल जाती थी तो मुझे लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2-4 दिन तो मुझे ऐसे महसूस होता रहा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन एक बार मैंने पलटकर देख ही लिया। यह तो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उस दिन मेरे पापा को लेकर आया था। कुछ कदमों की दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। 20 से 22 साल का नौजवान लड़का सिगरेट में मुंह दबाए हुए था। मैंने बहुत ही गुस्से से उसे देखा और उसे गुस्से से घूर भी रही थी ताकि वह समझ जाए और मुझे उसका पीछा नहीं करना है। लेकिन वह अपने पीले से दांत निकालकर हंसने लगा। काफी दिन तक तो मैं उससे नजरअंदाज करती रही, लेकिन एक बार उसने मेरे साथ वह किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं स्कूल से बाहर आई तो वह सामने खड़ा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गई।
मेरा स्कूल घर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन 20 मिनट की दूरी पर था। वह लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, यह कौन सा तरीका है? बीच सड़क पर तुम मेरा रास्ता रोक कर रहे हो और कह रहे हो कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफ़ी तेज और सख्ती से रखा था। वह कहने लगा, तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। यह सुनना था कि मैं गुस्से के मारे लाल हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और आगे से मेरा पीछा भी मत करना। यह कहकर मैं आगे बढ़ गई। मैं समझी कि बात यही खत्म हो गई। लेकिन वह लड़का 2 दिन बाद खुद ही अपनी माँ के साथ हमारे घर पर आ गया। मेरे पापा उस समय घर पर ही थे। मेरे पापा उसे जानते भी थे, इसलिए उसे घर आने से नहीं रोका। वह अंदर आ गया और बहुत ही रौब के साथ अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी माँ भी बड़ी अजीब सी थी, मुंह में पान डाले हुए पूरे घर को मेरे घूर रही थी। उसे जरा भी इस बात का एहसास न था कि उसने अपने बेटे को कितनी घटिया परवरिश दी है और वह अपने इस घटिया से बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। उसे चाहिए था कि वह अपने बेटे को समझाती, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ी था और नशेड़ी आदमी औरत को तकलीफ और तंगी देने के बजाय दे ही क्या सकता है। नशेड़ी आदमी को तो नशा ना मिले तो वह अपनी पत्नी को भी बेच डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप से इधर उधर की बातों के बीच में मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा था कि मेरा बाप उसे धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब पापा ने कहा कि तुम करते क्या हो? तुम कुछ काम भी नहीं करते हो, मैं कैसे तुम्हें अपनी बेटी को हाथ में दे दूं? तो उसने जेब से 1 लाख रुपए निकाला और पापा के सामने रख दिया। उसकी माँ कहने लगी कि हमारा दुकान भी है और घर भी है, जिसका हमें अच्छा खासा किराया आ जाता है। आपकी बेटी हमारे घर सुखी रहेगी। यह कहकर उसने अपने मुंह में दबाए पान को जाहिलाना हरकत से जमीन पर थूक दी। मेरी माँ ने कहा, अपने 1 लाख उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने वह 1 लाख फौरन उनके हाथ से ले लिए। कहने लगे, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनना था कि मैं गुस्से से कांपने लगी थी। मेरी माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी किसी भी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगे, तेरी बेटी कहाँ से हो गई? वह मेरी बेटी है और मैं पूरे होशो हवास में उसकी शादी इस लड़के से कराऊंगा। यह सुनने की देर थी कि मैं फौरन अपने कमरे से बाहर निकल आई और मैं गुस्से से चीखते हुए पापा से कही, पापा, मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे मुंह से इनकार सुनना था। उसे लड़के की माँ उसको घूरने लगी। कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था लड़की से तेरी चक्कर है और यह तो इनकार कर रही है। यह सुनना था कि मैं और गुस्से से लाल पीली हो गई थी। मैंने कहा कि इस जाहिल गंवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मैं। बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वह लड़का गुस्से से खड़ा हुआ और अपनी माँ को कहने लगा, माँ, अपने हाथ में पहनी हुई कंगन मुझे दो। मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे लिए इनकार करने की? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? मैं इसके इनकार को नहीं मानता। इतने में मेरी माँ भी गुस्से से कहने लगी, तुम जबरदस्ती क्यों यह सब कर रहे हो, जब हमारा दिल नहीं मान रहा? लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे। कहने लगे, उमा मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे गड्ढे में फेंक दूं, तुम कौन होती हो मना करने वाली? फिर वो उस लड़के से कहने लगे कि पहनाओ मेरी बेटी को कंगन, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक ना सुनी। उस औरत ने अपने हाथ से एक पुरानी सी सोने की कंगन निकालकर अपने बेटे के हाथ में रख दी। वह बहुत ही ढीठ अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा था। मैं कुछ कदम पीछे हटी थी। मैंने कहा, देखो, मेरे पास मत आना। खबरदार, जो तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। लेकिन उसने बड़ी बेशर्मी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा था और कंगन जबरदस्ती मेरे हाथ में पहना दिया। कहने लगा, आज के बाद
तुम मेरी अमानत हो। अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही होगी, समझी? इतना कहकर उसकी माँ ने अपने पास मौजूद पर्स से 2,000 रुपये निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, बस हम बात पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और हम अपनी बहू को अपने साथ ले जाएंगे। मेरे पापा तो उस 1,00,000 रुपये को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरा बाप बड़ा ही लालची है और पैसों की खातिर वह कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ तो सर पीट कर रह गई थी। वह मेरे बाप को धक्का देकर बोली, तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छे नसीबों की प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, और तुमने अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशेड़ी से कर दी। मगर मेरा बाप ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, यह मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो मुझे सलाह मशवरा देने वाली? अब अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे अभी के अभी धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। इतना सुनते ही मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वह लड़का बड़ी बेशर्म नज़रों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहां से चला गया, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वह कंगन देखती रह गई। कितनी देर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो गुस्सा कंगन पर निकाल दिया। कंगन को अपने हाथ से निकालकर मैं बाहर फेंक दी। मेरे लिए वह कंगन नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत सी महसूस होने लगी थी मुझे। मैंने कंगन उतारकर वहीं फेंक दी और कहने लगी, मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली। जब मेरे बाप ने यह देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं जैसे ही कमरे से निकल रही थी, उसने मेरे बालों को पकड़ लिया और दीवार में पटक दिया और कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी बात पर इनकार करे? वह कंगन उठा और वापस से अपने हाथ में पहन, वरना तेरे वह हाल करूंगा कि तू देखती रह जाएगी। बाप की मार खाकर मजबूरन मुझे वह कंगन दोबारा पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। मैं उस कंगन का सोच रही थी और मुझे घिन आ रही थी। भला मैं उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी? मंगनी के बाद आए दिन वह मुंह उठाकर हमारे घर में घुसा चला आता। कभी जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहता और कभी स्कूल से लेने चला आता। मेरी सहेलियां मुझे देखकर मजाक बनाया करती थीं, तो मैं शर्मिंदा सी रह जाती थी। माँ से शिकायत करती तो वह भी क्या कर सकती थी, वह भी मजबूर थी। जैसे ही मैं स्कूल से आती तो वह घर चला आता और मेरा बाप भी उसे बिल्कुल नहीं मना करता था। कहता था कि तुम मेरे इकलौते दामाद हो। उसकी खूब सेवा करता था। मेरा बाप और वह मिलकर कई कई घंटे तक जुआ खेलते रहते थे और फिर शराब की पार्टी चलती रहती थी। जब भी घर में आता तो अजीब सी फरमाइश कर दिया करता था। कहने लगता, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, तो कभी कहता, मेरे लिए अपने हाथों से हलवा बनाकर लाओ। वह मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करता और मेरा बाप सुनकर खुश होता रहता। मुझे तो अपने बाप से भी नफरत हो गई थी, जिसके अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं थी। वह किसी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता। अगर उसको मना करती तो वह कहता कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं गुस्से से कहती कि यह गलत है, अभी मैं तुम्हारी पत्नी बनी नहीं हूँ। शादी से पहले मेरे साथ इस तरीके से हरकत बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरे लिए गैर हो और अपनी हद में रहा करो। लेकिन उस ढीठ इंसान पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था और वह घर में आ धमका और मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मेरे घर में आ बैठा। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चीखते हुए बोली, मैं अभी तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, इसलिए शादी से पहले मुझे टच भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी माँ आ गई और वो वहाँ से चला गया। एक दिन एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या रोऊं। उस दिन मेरे पापा घर नहीं आए थे। सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ भी परेशान होने लगी थी कि पड़ा होगा कहीं नाली नुक्कड़ पर शराब पीकर। जैसे ही सुबह हुई तो मेरा जबरदस्ती का मंगेतर विकास मेरे पापा को घर लेकर आया था। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वह ऐसा बेहोश हुआ था कि दोबारा उठ ही ना सका। मगर यह सुनकर मुझे जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ था, ना ही मेरी आंखों से आंसू आए। मैं उल्टा खाली खाली आंखों से
अपने बाप को देख रही थी। गांव वाले मेरे बाप के अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हुए थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि मेरे बाप की करतूतें कितनी गलत हैं। थोड़े बहुत लोग आए थे, वह भी सिर्फ मेरी और मेरे माँ की हमदर्दी की खातिर आए थे। खैर, पापा के मरने के बाद विकास से सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे। यह रिश्ता पापा ने तय किया था और अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वह दोबारा मुझसे मिलने मेरे घर आया, मैंने वह कंगन उतार कर उसके मुंह पर दे मारी। रिश्ता तोड़ने पर वह गुस्से में आ गया और जबरदस्ती पहनाने लगा, तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया और धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। थप्पड़ खाकर वह जैसे पत्थर हो चुका था, मगर मैं पूरे गांव के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, मुझे लगा कि वह दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। कुछ दिन बिल्कुल खामोशी से रही थी। वह लड़का दोबारा यहाँ नहीं आया था। मैं समझी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वह डर चुका होगा और अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। मगर अगले ही दिन वह मुझे स्कूल से उठाकर अपने घर ला चुका था। मैं कमरे में बैठी, क्योंकि शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक वापस मुझे घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला। अब नशे में चोर सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। वकील और गवाह के सामने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है। अग्नि के भी 7 फेरे लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप चुकी थी। मैं कहने लगी, मुझे वापस घर छोड़ दो। मैं तुमसे ही शादी करूंगी और इज्जत से विदा होकर इस घर में वापस आऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगाया था। फिर वह मेरे बहुत ही करीब आ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर तुम्हारे खूबसूरती का दीवाना हूँ? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है अब तुम जब मेरी पत्नी हो तो तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तो तुम्हारे घमंड को तोड़े बगैर यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ? मुझे रात भर बिना कुछ खिलाए पिलाए ही फर्श पर लेटने के लिए बोल दिया था और अपने राजा की तरह बेड पर लेटा रहा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। सुबह उठते ही जब उसका नशा उतर चुका था, सबसे पहले मेरे बाल कटवाए और मेरे चेहरे पर जगह जगह चोट का निशान दे दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसने थोड़ा भी रहम नहीं खाया और फिर बोला कि तुम अपने घर जा सकती हो। मैं पूरी तरह से बेहोशी हालत में घर में दाखिल हुई थी। मेरी माँ अलग परेशान थी। मोहल्ले की कुछ औरतें भी मेरे घर में बैठी हुई थीं। मुझे और मेरी हालात को देखकर वह तरह तरह की बातें करने लगी थीं। जबकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे कमरे में ले गई और उन औरतों को वहाँ से भेजने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी हकीकत बता दी। मेरी माँ तो अपना दिल थाम कर रह गई थी, मगर अब उसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वह मेरा पति बन चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी वह तुमसे प्यार के दावे करता है, क्या पता तुम उसके साथ रहने लगो तो वह सुधर जाए। प्यार में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसने कल जो कुछ भी मेरे साथ किया था, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। ना चाहते हुए भी मेरी माँ मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना शुरू कर दिया था। पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई थी। किसी न किसी बहाने से औरतें हमारे घर में आती रहती थीं। मैंने भी किसी से कुछ नहीं छुपाया था। पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी। सब विकास पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था। पूरा गांव जानता था कि विकास कितना गिरा और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नज़रों से देख रहे थे और मुझे समझा भी रहे थे कि अब जब तुम्हारा बाप का साया भी नहीं है, और साया था तब भी वह तुम्हारे लिए बाप कम और कसाई ज्यादा था। तुम अकेली तनहा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर में उसकी पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो विकास सुधर जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि वह सुधरने वाला इंसान नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाती थी कि अब हमारे सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है। तुम्हारा बाप तो मर चुका है, जबकि विकास अच्छा खासा कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ ने आंसू पोंछ लिए। कुछ ही दिन बाद विकास वापस आया और कहने लगा, आज से मैं यही रहूँगा। मेरी माँ भी कहने लगी
ठीक है, इस बहाने इस घर को एक मर्द भी मिलेगा और ये मर्द यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेगा। उसका रवैया शादी के बाद भी नहीं बदला था। वह मेरे साथ यूं ही बदसलूकी करता रहता था। मैं उसकी पत्नी थी, मगर उसके बावजूद भी वह मुझे इतनी तकलीफ देता था कि मैं दर्द और तकलीफ को सहते सहते पीली पड़ गई थी। लोगों की नई शादी होती है तो लोग खिल जाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में शादी के नए दिनों की यह बहार नहीं थी। वह मेरे ऊपर दिन रात जुल्म करता था, मुझे इतनी तकलीफ और दर्द देता था कि मैं तड़प उठती थी। मैं अपनी माँ को बताती तो मुझे सब्र करने को कहती। विकास बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। हाँ, उसका खुद का मकान और कुछ दुकान थी जिसका किराया आ जाता था। वह पूरा दिन कोई काम नहीं करता, सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। और मुझे एक दिन यह खबर भी मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद का सुनकर विकास का गलत व्यवहार बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। आने वाले बच्चे को सुनकर भी विकास के व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं आई थी। वह बातों से भी मुझे वैसे ही तकलीफ देता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम टेंशन से दूर रहा करो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकती है। मैंने जब यह बात विकास को बताई तो वह गुस्सा हो गया। कहने लगा, जो औरतें उम्मीद से होती हैं वह अपने घर पे जिम्मेदारियों को नहीं उठाती हैं क्या? उनके घर की जिम्मेदारियों को कोई और पूरा करता है क्या? क्या वो अपने पति की जरूरतें नहीं पूरी करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमजोर है और तुम मुझे जिस तरह का मानसिक टेंशन देते हो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा इतना कहना था कि उसने एक गंदी सी गाली मेरी माँ के लिए दे डाली और कहने लगा, ठीक है, इसका खामियाजा तुम्हारी माँ को भुगतना पड़ेगा, तुमसे नहीं तो फिर तुम्हारी माँ को मेरे बदले का निशाना बनना पड़ेगा। अब वो मेरा शिकार बनेंगी। मेरा यह सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। मैं उससे कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है। मगर अगले पल उसने जो किया उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह उठा और मेरी माँ के पास चला गया और मेरी माँ से जबरदस्ती बहस करने लगा, जबकि इन दिनों मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। पीछे से मैं भी उसके पास पहुंच गई। उसको अपनी माँ से लड़ता हुआ देखकर मैं उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे रोकने पर वह और गुस्से में आ गया और मेरे माँ को गाली देते हुए उसे चारपाई से खींचने लगा और बोला कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह मेरी माँ को कमरे में लेकर जा रहा था। मैं यह मंजर देख ना सकी, उसको खबरदार करने लगी। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ गई। मैंने उस कुल्हाड़ी को उठाया और उससे कहने लगी कि छोड़ दो मेरी माँ को। अगर तुमने मेरी माँ के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती थी कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, मगर मैंने विकास के सर में कुल्हाड़ी मार दी। खून के फव्वारे छूट पड़े थे। कुछ देर बाद वह तड़प तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले आ चुके थे, मगर जब उन्होंने विकास को देखा तो कहने लगे, इसका अंजाम यही होना था, इसी काबिल यह था। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर खुफिया तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को कानों कान खबर भी ना होने दिया। मैं और मेरी माँ गांव छोड़कर शहर चले आए। यहाँ आकर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगी थी और मेरी माँ कपड़े सिलकर अपना गुजारा करने लगी थी। कुछ महीने के बाद मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। बेटी के मर जाने का मुझे दुख था, मगर यह सोचकर तसल्ली हो गई थी कि शायद इसी में इसकी भलाई थी। शहर आए हुए हमें 2 साल हो चुके थे। मैं एक छोटी मोटी सी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही थी। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता मेरी माँ की एक जानने वाली ने कराया था। लड़के की पहली पत्नी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते हुए उसकी पत्नी मर गई थी। छोटी सी नवजात बच्ची थी जिसे पालने के लिए माँ की ज़रूरत थी और इसलिए वह शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने यह रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का अच्छा है और पढ़ा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा। मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी।
जिंदगी में कोई खुशियाँ और उमंग तो बची नहीं थी। हाँ, जब उस मासूम बच्ची का सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई थी। मैंने सोचा वह छोटी सी नवजात बच्ची है, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। पता नहीं कोई और दूसरी सौतेली माँ आएगी, वह कैसी होगी, और मैं उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखूंगी। यही सोचकर मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा है। मैं उसकी बच्ची की एक सगी माँ की तरह से ध्यान रखती हूँ। यह देखकर मेरे पति के दिल में मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब जब भी यह गुजरा हुआ समय मुझे याद आता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विद वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।